ओके, ठीक है। सो बेसिकली आज हम करने क्या वाले हैं, जैसे कि तुम लोगों को यहाँ पे टॉपिक दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, डेट दे रहा है ना। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तुम्हें दिख रहा होगा, अगर किसी ने पहले हाइड्रोकार्बन का अगर पढ़ा है स्कूल में, तो एक्चुअली ये टॉपिक वहां का है। तो जो तुम्हारा मेन हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन था वो तो मैंने तुम्हें कंप्लीट करा दिया है, बट अगर जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तुम्हें कुछ रिएक्शंस ऐसी दिखाई देंगी जो कि बेसिकली है वो हाइड्रोकार्बन की, लेकिन वो हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में दे रखी है। वो इसलिए दे रखी है बेटा क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, वहां पे हेलो एल्केन्स की आप बेसिकली प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। तो वो डिटेल में आप लोगों को हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया जाता है। उसमें जब आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको एक दो लाइनों में जो है वो खत्म करके दिया हुआ है कि एचबीआर के साथ कराओगे तो क्या होगा, एचसीएल के साथ कराओगे तो क्या होगा, ये सब। लेकिन मैं यहाँ पे अब आपको दो लाइन का तो ऑब्वियस ही बात है नहीं बताऊंगी। दो लाइन का बताना होता तो फिर मैं बताती ही ना। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरा जो आप हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे कराने वाली हूँ, ठीक है। सो इससे आप लोगों का वो भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा जो आपके हाइड्रोकार्बन में किसी ने नहीं भी पढ़ा तो डजेंट मैटर, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा दोबारा से बताने वाली हूँ। तो बेसिकली ये अब जितना भी आज का या कल का, शायद मुझे लग रहा है 2 दिन और लगेंगे इसको कराने में, क्योंकि कुछ कुछ चीजें इसमें हैं जो बेसिकली है हाइड्रोकार्बन की, लेकिन उन्होंने उसमें भी दिया हुआ है, हेलो एल्केन्स में भी दिया हुआ है, और फिर तुम्हारे संडे वाले टेस्ट में भी जब ये होगा तो उसमें आ सकता है, ठीक है। सो बेटर है कि हम लोग पढ़ लेते हैं जो भी हमारा रहता है। तो आज का जो बेसिकली टॉपिक रहेगा दैट विल बी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सभी बच्चे अपने नोट्स में लिखेंगे, और जितने भी बच्चे यहाँ पे ज्वाइन किए, आज तो मैंने एडमिट कर लिया, जिन्होंने होमवर्क नहीं करके भेजा नेक्स्ट टाइम से मैंने आप लोगों को क्लास में अलाउ करूंगी, ठीक है। ऑल राइट। तो बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आप लोग क्या देखेंगे वो सब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। हेलो एल्केन, अच्छा हाँ, आज दो काम है जो तुम्हें मैं घर से करने के लिए दूंगी। एक तो आयुपेक नेमिंग हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की बहुत ही सिंपल है, वो तुम्हें मैं दूंगी घर से करने के लिए। एंड कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आप लोगों को घर से आज मैं रीड करने के लिए दूंगी, क्योंकि ये कैसी चीजें हैं अगर मान लो मैं नहीं भी कराऊंगी तो भी तुम लोग, बच्चा आराम से उन चीजों को समझ सकता है, और उससे रिलेटेड जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे फिर वो मैं मंडे को लूंगी आप लोगों के, ठीक है। चलिए आइए, अभी तक मैंने आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया है, SN1 SN2 पढ़ा दिया है, SN2 AR भी मैंने करा दिया है, राइट। E1 हो गया हमारा, E2 हो गया है, E1 CP हो गया, ये सब हो गया है। तो आपको यही को बार बार रिवाइज करना है, जो नोट्स मैंने क्लास में क्वेश्चंस करवाए थे उनको दोबारा रीअटेम्प्ट करना है, और उसके अलावा अपना असाइनमेंट सोल्व करना है, ठीक है। तो ये आपको करना है, सिर्फ इतना भी कर लोगे बहुत है। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। देखो तुम्हें नाम से ही पता चल रहा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक से क्या मतलब है मेरा, इलेक्ट्रोफाइल से, क्या कहते हो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल से मतलब है, एडिशन का मतलब इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। अब कोई चीज ऐड होगी तो क्या होगा, कोई बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग किस में देखते हैं जनरली, एल्कीन और एल्काइन में, ठीक है। एल्कीन और एल्काइन में देखने को मिलता है, जहां पे क्या होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। कैसे होता है, क्या होता है, क्या रिएक्शन होती है, वो सब मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगी, ओके। ऑल राइट, साथ साथ लिखते जाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं है आज की क्लास में, कुछ ऐसा नहीं है कि है समझ में ही नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। यहाँ पे मैं एक सिंपल एल्कीन ले रही हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऑल राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करा रही हूँ,
और कितना जूम करूं, इससे ज्यादा जूम नहीं होगा। और कितना जूम करूं, फिर ज्यादा जूम करूंगी तुम लोगों को ही देखने में दिक्कत होगी। और किसको दिक्कत हो रही है देखने में? तुम्हारे तो समझ में ही नहीं आता मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर मान लो मैं इसमें इसकी रिएक्शन एच एक्स के साथ करा देती हूँ, ठीक है। अब एच एक्स एक्स क्या हो सकता है तुम्हारे पास? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, बट जनरली हम फ्लोरीन और आयोडीन यूज नहीं करते। ऐसा क्यों है वो मैं भी चल के बताऊंगी तुम्हें। तो देखो अब यहाँ पे होगा क्या, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब आपको दिख रहा है कि एच एक्स मतलब एच प्लस और एक्स नेगेटिव। अब एक्स नेगेटिव क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। इसको क्या चाहिए? इसको वो वाली जगह चाहिए जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब ये पाई बॉन्ड है, आपको पता है सिग्मा और पाई में से पाई बॉन्ड वीक होता है, पाई बॉन्ड लूजली बाउंड होता है, मतलब ये ब्रेक होगा। अब ब्रेक होने के दो रास्ते हैं, या तो मैम ऐसे हो जाएगा ए वाली साइड, या मैम ये पॉसिबिलिटी है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। तो मतलब जो एक्स नेगेटिव है या तो फिर वो यहाँ पे आके लग जाएगा, है ना, या फिर वो यहाँ पे आके लग जाएगा, बोलो। ठीक है, तो इस तरीके के आपको दो प्रोडक्ट यहाँ पे पॉसिबल प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं। अब मैं बोल रही हूँ बेटा ये वाला प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा? मेजर है, और ये वाला प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा? माइनर है। अब मैम हमें कैसे पता चलेगा कौन मेजर है कौन माइनर है, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, वो सब मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है और क्या मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होगा। ठीक है, अच्छा जी। तो बेसिकली ये कैसे बना होगा, इधर आओ। अगर मैं सेम यहाँ पे यही एग्जांपल ले लूं, तो यहाँ पे मेरे पास बेटा दो पॉसिबिलिटी है। क्या? लेट से अगर मैं यहाँ पे HBr ले लूं, अगर मान लो मैंने इस साइड ब्रेक करवाया, तो क्या मेरा ये बनेगा CH3CH, इस पे कार्बोकेटाइन बनेगा? बताइए मेरे को सारे बच्चे, यस और नो। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं इस साइड बॉन्ड ब्रेक करा दूं, तो मेरे को क्या मिलेगा मैम? CH3CH2CH2 पॉजिटिव, यस और नो। अब तुम मुझे ये बताओ कि जो दोनों कार्बोकेटाइन बने हैं उसमें से स्टेबल कार्बोकेटाइन कितना है? ये तो तुमने मेरे से बहुत बार सीख लिया है। कौन से वाला ज्यादा स्टेबल है, पहले वाला दूसरे वाला? पहले वाला। फर्स्ट वाला। तुम कहोगे कि मैम ये तो कार्बोकेटाइन सेकेंडरी डिग्री है और हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर से देख लो 6 बन रहे हैं, यहाँ पे 2 अल्फा एच है और ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन रहा है। तो बेसिकली अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है, अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे आ सकता है? अगर मैं ये वाला कार्बोकेटाइन ले रही हूँ तो न्यूक्लियोफाइल यानी कि Br नेगेटिव यहाँ आके लग रहा है, और अगर मान लो मैं ये वाला ले रही हूँ कार्बोकेटाइन, तो न्यूक्लियोफाइल मेरा CH2 के साथ आके लग रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, जितने भी बच्चे मार्कोनिकोस रूल समझ रहे हैं ना, इसको अभी रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, अभी मैं मार्कोनिकोस रूल की असलियत तुम्हें बताऊंगी। ठीक है, तो अगर बेटा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है मेरा, तो यानी कि उससे जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट बनेगा, बोलो। और ये वाला मुझे क्या मिलेगा फिर? माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब भी तुम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा रहे हो, तो कौन सा मैकेनिज्म वहां पे प्रोसीड होगा, क्या बनेगा वहां पे? कार्बोकेटाइन के मैकेनिज्म के थ्रू आप जाओगे, कार्बोकेटाइन बनेगा। और जब आप कार्बोकेटाइन बनेगा तो आपको अपने दिमाग में ये लेना है कि कार्बोकेटाइन शुड बी स्टेबल, और अगर वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वहां पे रीअरेंजमेंट भी आपको करानी पड़ेगी। बस इसमें और उसमें क्या फर्क है, जो मैं तुम्हें अभी पिछले लेक्चर्स में पढ़ा रही थी, वहां पे लिविंग ग्रुप था जो जा रहा था और वहां पे कार्बोकेटाइन बन रहा था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है, सब चीजें बाकी सेम है। कार्बोकेटाइन बनेगा, तुम्हें ये चेक करना है कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं। जरूरी नहीं है कि हमेशा रीअरेंजमेंट होगी, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है।
अगर लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ तुम्हारा कार्बोकेटाइन जा सकता है तो ही तुम क्या कराओगे, वहां पे रीअरेंजमेंट करवाओगे। ठीक है, सो इस तरीके से मैकेनिज्म होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि फास्ट स्टेप कौन सा है और स्लो स्टेप कौन सा है। पहले स्टेप में बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दिस इज योर स्लो स्टेप, और सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, कार्बोकेटाइन विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अब उसने क्या किया है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को खत्म किया है। तो यहाँ पे बेसिकली ये वाला स्टेप कैसे होगा, फास्ट स्टेप होगा। बोलो। यस मैम। यानी कि 2 स्टेप में हो रही है रिएक्शन। अगर 2 स्टेप में हो रही है, अब तो तुम लोग इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी बड़ी खूबसूरती से बना लोगे। अगर मैं एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस, जो ये आज क्लास में आए हुए ना, अगर मुझे नेक्स्ट टाइम नहीं मिला जितना मैंने होमवर्क बोला है, मैं क्लास में अलाउ नहीं करूंगी। ओके, ऑल राइट। पहली चीज, क्या मेरा ग्राफ एक्सो बनेगा या एंडो बनेगा, सोचो। क्या मेरा ग्राफ एक्सोथर्मिक बनेगा या एंडोथर्मिक बनेगा, सोचो सोचो। क्यों बनेगा, तो एक्सो बनेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एनर्जी रिलीज होगी, तो इसीलिए हमारा ग्राफ एक्सोथर्मिक बनेगा। पहला स्टेप क्या है, स्लो है, तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा दिखाऊंगी। और दूसरा स्टेप क्या है, फास्ट है, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम दिखाऊंगी। फर्स्ट स्टेप के लिए ऐसे दिखाओ कि एक्टिवेशन एनर्जी ये है, और सेकंड स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ये है, आपको दिख रहा है। तो ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, और ये बीच में क्या बनेगा तुम्हारा, इंटरमीडिएट बनेगा। बोलो। दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट 1, दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट 2। अब यहाँ पे हमें क्या चीज का ध्यान रखना है, ट्रांजिशन स्टेट मेरी कितनी होंगी, जितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। कितने हैं नंबर ऑफ स्टेप्स, 2, तो ट्रांजिशन स्टेट भी कितनी होंगी, 2। और इंटरमीडिएट क्या होगा, एक कम होगा। ये मैंने तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स में बताया था। बोलो। डाउन क्यों जाएगा ग्राफ, जितनी बार आप रीअरेंजमेंट कराओगे फिर उस हिसाब से आपको वहां पे देखने हैं कितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, और जितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे उस हिसाब से आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ये ध्यान रखना, पहला स्टेप क्या होने वाला है, वहां पे स्लो होने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या ये बात पल्ले पड़ी, क्यों, बिकॉज रेट डेटर स्लोवेस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यस और नो, यस मैम। अगर स्लोवेस्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बन क्या रहा है, देखो एक बार, कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो यानी कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट है दैट विल डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ ना, तुम्हारे कल वाले टेस्ट में भी आएगा, क्योंकि जीओसी तो हर चैप्टर में ही आती है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताओ भाई किस पे डिपेंड करती है, सुमित, सुमित टेल मी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किस पे डिपेंड करती है, और कोई नहीं बोलेगा। मैम वो कौन से डिग्री का उस पर डिपेंड करती है, 3 डिग्री मोड जो होता है उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। सिर्फ यही फैक्टर है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बताने के लिए, या और भी कोई फैक्टर है? मैम प्लस आई भी है। और प्लस आई के अलावा और कौन सा फैक्टर है? मैम हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। और
प्रिंस खोजान आप बताओ। मैम इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होंगे तो मैम हाँ, होगा। उसमें क्या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है दैट विल स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन? -m। -m कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करता है, मैम +m करेगा। +m करेगा। और प्रिंस राठौर तुम बताओ। है क्या प्रिंस राठौर? यस बताओ। कल टेस्ट है तुम लोगों का बाय द वे, जीयूसी का। सिमरन यू टेल मी। मैम +m +i मैम और अलग कौन कौन से फैक्ट, हाँ बोलो। आर्यन तुम, हाँ पलक बोलो बोलो। जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो फिर पार्शियल नेगेटिव आएगा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से इफेक्ट लगा सकते हैं वो आप बताओ। कौन कौन से फैक्टर के बेसिस पे तुम लोग चेक करते हो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, मैं ये पूछ रही हूँ। आर्यन तुम बताओ। मैम +i +m +h और मैम एक एरोमेटिसिटी भी देखते वेरी हैं। गुड, वेरी गुड। एरोमेटिसिटी, ये वाले मैम फैक्टर एक बैक बॉन्डिंग भी आ सकता है। हाँ आ सकता है, वो भी बैक बॉन्डिंग भी आ सकता है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बोला था सबसे पहले एरोमेटिसिटी को देखना कहीं पे, ठीक है। उसके बाद आप किसको चेक करोगे, रेजोनेंस को चेक करोगे। अब रेजोनेंस में तुम्हारा वही मीजोमेरिक इफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन को चेक करोगे, और उसके बाद किसको देखोगे तुम लोग, इंडक्टिव इफेक्ट को देखोगे। भूल क्यों जाते हो ये चीजें? ठीक है, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, घटाते हैं। किसकी स्टेबिलिटी को, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखना, सिर्फ रिएक्शन का नाम बदला है, पढ़ते हम वही सेम चीज आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हेडिंग डालो मार्कोनिकोव्स रूल। अभी शायद एक स्टूडेंट बोल भी रहे थे मार्कोनिकोव्स रूल के बारे में, लिखो मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है। मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है भाई, अगर मान लो मेरे पास यही एल्कीन ले लेती हूँ मैं सिंपल वाली, और यहाँ पे मैं HBr लगा रही हूँ, तो मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है, दो तरीके से बोल सकते हो कि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है H+ है वो कहाँ पे जाके लगेगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। उस वाले, ध्यान से सुनना, अनसैचुरेटेड कार्बन एटम पे जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, या तो ऐसे बोल लो। वरना नेगेटिव पार्ट जो है रिएजेंट का वो वहां पे जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है। तो यानी कि अगर मैं ये वाला प्रोडक्ट बना रही हूँ तो तुम बोलते हो, मैं भी नहीं बोल रही हूँ, तुम बोलते हो कि मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग बन रहा है एंड दैट इज मेजर प्रोडक्ट। और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव्स होता है, लेकिन दिस इज समथिंग डिफरेंट जो मैं भी आगे चल के बताऊंगी, ये माइनर होता है। लेकिन क्या हमेशा तुम मार्कोनिकोव्स रूल से हमेशा आंसर निकाल पाओगे, आंसर इज नो। मार्कोनिकोव्स रूल एक सही तरीका नहीं है मेजर प्रोडक्ट बताने का। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा ऐसा क्यों? एनीवन? हाँ पलक तुम बताओ। मैम एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग फिर जब वो रिएजेंट डालते हैं तो दूसरे के ऊपर जाता है। एंटी मार्कोनिकोव्स तो मैं पढ़ा ही नहीं थी, पहली बात तो मैं ये बोल रही हूँ, क्या हमेशा तुम मार्कोनिकोव्स रूल के बेसिस, अगर मान लो मैं HBr ही ले रही हूँ और मैं कोई एल्कीन ले रही हूँ, नॉर्मल एल्कीन, अगर मैं मान लो सिर्फ HBr ले रही हूँ और एल्कीन ले रही हूँ, क्या तुम मार्कोनिकोव्स रूल लगा के जो है आंसर बता सकते हो? हमेशा नहीं बता सकते।
अगर मान लो तुम्हारा कोई ऐसा एल्कीन आ गया जहां पे तुम पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बना रहे हो और उसके बाद तुम रीअरेंजमेंट करा के कुछ दूसरा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहे हो और वहां तुम मार्कोनिकोव रूल लगा दोगे ना, ये देख के कि जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है वहां पे आपका रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट आएगा, तो वहां पे एकदम तुम्हारा लंबा कांटा लग जाएगा। तो मार्कोनिकोव रूल सिर्फ बुक में दिखाने के लिए बहुत अच्छा नाम है, मार्कोनिकोव रूल। तुम्हें मार्कोनिकोव रूल तब तक नहीं लगाना है जब तक मैं तुम्हें नहीं बोलूंगी। हाँ, देयर आर सम रिएक्शन जहां पे डायरेक्ट मार्कोनिकोव रूल याद करके आंसर निकाल लेते हो, बट जब तक मैं ना बोलूं हर जगह मार्कोनिकोव रूल लगा के आंसर तुम्हें नहीं बताना है। तो मैम यहाँ पे हमें आंसर बताना कैसे है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में तुम्हें क्या चेक करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करो, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट कराओ और उसके बाद तुम क्या करोगे, अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है क्या, बोलो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अभी तुमसे बहुत सारे सवाल कराने हैं मैंने। चलिए आगे आइए। अब यहाँ पे मैं कुछ ना एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसको करो। तुम्हारे पास मैंने गर्व क्या बोला है, तुम जो मैं बोलती हूँ उसका उल्टा क्यों पढ़ना चाहते हो हमेशा। मैं बस ये बोल रही हूँ जहां पे भी आएगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ही चेक करनी है, नहीं लगाना है मार्कोनिकोव रूल, वट एवर विद एल्कीन। सीधी सी बात है, जहां पे भी आएगा तुम लोग क्या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन नहीं चेक कर सकते हो क्या। ये वाला आपको प्रोडक्ट बताने हैं जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तुम लोग पढ़ते हो एनसीईआरटी लेवल, जेई में एनसीईआरटी लेवल से नहीं चलेगा काम, इसलिए जो बोल रही हूँ वो ध्यान रखो। बस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करो, इस बातों में मत उलझो, इस एल्कीन में ये लग जाएगा क्या, उस एल्कीन में ये लग जाएगा क्या। करना एक बार, बाकी मैं बाद में लिखूंगी। सबसे पहले देखो यहाँ पे HBr डाला हुआ है, सॉल्वेंट पे मत जाओ, सॉल्वेंट कुछ नहीं है, तुम डरना मत कि सॉल्वेंट तो कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे HBr डाला है, एल्कीन है यहाँ पे, तो आपको बोन ब्रेक करना है, तो आपने इसी साइड बोन ब्रेक किया होगा बिकॉज ये कार्बोकेटाइन क्या है, ज्यादा स्टेबल है, और यहीं पे क्या बन जाएगा, तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में तुमने क्या किया है, किसी भी साइड बोन ब्रेक करा लो, बात एक ही है, बात एक ही है। ठीक है, और रीअरेंजमेंट का भी कोई सीन है नहीं यहाँ पे। ठीक है, बोलो। नेक्स्ट वाले में क्या किया तुम लोगों ने, कौन सी साइड बोन ब्रेक किया, इस साइड करवाया होगा, बिकॉज जो ये कार्बोकेटाइन बनेगा दैट इज मोर स्टेबल, और यहीं पे क्या लगा दोगे तुम लोग, Br लगा दो। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन लिखाती हूँ। जो मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ वो लिखूं। बनाइए, प्रोडक्ट बनाइए, और जिसका बन जाए वो बता देना मेरे को। ऋषि पहले में क्या बनेगा प्रोडक्ट,
किस साइड बॉन्ड ब्रेक कराऊं मैं? आदर्श कौन सी साइड बॉन्ड ब्रेक कराऊं? बताओ। शाजिया, कोई है जो बताना चाहता है कौन सी साइड बॉन्ड ब्रेक कराऊं? राहुल बताओ। मैम जो ये नाइट्रोजन है उसके साथ वाले कार्बन पे कार्बोकेटाइन बनेगा। अच्छा, मतलब ऐसे, ऐसा क्यों? ये वाला क्यों स्टेबल है? मैम रेजोनेंस। वेरी गुड, रेजोनेंस, बिल्कुल ठीक है। यही बनेगा आपका फिर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे सेकेंड वाले में यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन, बिकॉज वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। बोलो। मैम बीच वाला। बीच वाला। ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। यहाँ पे ये वाला, वो ध्यान रखना इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को चेंज मत करना। अगर मान लो कोई कार्बन पे स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइन है और वो वाला कार्बन रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा, तो उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री जैसी है वैसे ही रहेगी। तो डैश पे रहेगा। तुम्हें सिर्फ इससे काम है, यहाँ पे तुम्हारा काम हो जाएगा खत्म। ठीक है जी, तो इस तरीके से तुम्हें क्या करना है? सवाल करना है। ठीक है, आगे आइए। उसके बाद एक आता है तुम्हारा रेजोनेंस, भी बोल सकते हो इसको, क्योंकि ये रेजोनेंस की कंडीशन में ही आता है। बैक बॉन्डिंग भी बोल सकते हो इसको, रेजोनेंस भी बोल सकते हो। एंटी मार्कोनिकोस रूल क्या होता है? बिल्कुल इससे अपोजिट होता है। बिल्कुल इससे अपोजिट होता है। क्या होता है इसमें? यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी आप, मैं बहुत ध्यान से बोल रही हूँ, जब भी आप एंटी मार्कोनिकोस रूल लगाते हो वहां पे आप क्या रिएजेंट लेते हो, ये आपको ध्यान रखना है। आप सिर्फ HBr और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकोस रूल करा सकते हैं, बाकी किसी केस में नहीं करा सकते। क्या बोला मैंने? अगर आपके पास HBr पेरोक्साइड दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपके पास, क्या बोला मैंने, HBr पेरोक्साइड दिया हुआ है, तभी वहां पे आप एंटी मार्कोनिकोस रूल लगाओगे, अदरवाइज नहीं लगाओगे। इसका मैकेनिज्म आपको नहीं करना है, हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया जाता है, कभी वो पढ़ाऊंगी तो चैप्टर आप देख लेना, बट इसका मैकेनिज्म आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट किसी ना किसी स्टेप में आपको ये रिएजेंट डाल के दे दिया जाता है। ठीक है, अब HBr पेरोक्साइड क्या करता है? मार्कोनिकोस क्या था कि नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। यहाँ पे क्या होता है? उल्टा होता है, नेगेटिव पार्ट वहां जाके अटैच होगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा है। यानी कि इस वाली जगह पे Br लग जाएगा और वो तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, और जो दूसरे वाला होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये सवाल आता है, तुम लोगों के दिमाग में चल सकता है कि मैम अगर मैं HCl पेरोक्साइड ले लूं या मैं HI पेरोक्साइड ले लूं, क्या यहाँ पे हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोस रूल नहीं लगेगा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट आप बनाओगे वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा? फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ, या तो मार्कोनिकोस रूल बोल दो, बट क्योंकि मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं करती उस रूल को, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अगर तुम्हें इसका रीजन भी लिखना है तो लिख लो, मैं तुम्हें बोल देती हूँ। लिखना चाहते हो तो लिखो, यहाँ पे लिखो पेरोक्साइड, लिखो पेरोक्साइड इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड, peroxide effect is not observed with HCl and HI. Peroxide effect is not observed with HCl and HI
because in HCl bond energy is high, है ना. HCl का bond strong है ना as compared to HBr, तो bond energy of HCl is high, so radical cannot easily form. क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या होता है, HBr का bond break होता है, रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होते हुए जाती है, तो यहाँ पे इजिली रेडिकल नहीं बनता है बिकॉज बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है. HCl का तो ये रीजन है. HI के केस में क्या होता है, लिखो, while in case of HI the bond energy is very low, so I radical generate instantly. अब बॉन्ड वीक है तो फटाफट I रेडिकल बनेगा, so I रेडिकल जनरेट इंस्टेंटली, और जैसे ही I रेडिकल बनेगा तो वो अपने किसी I रेडिकल के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, I2 बना लेता है. इसीलिए हमें I रेडिकल ही नहीं मिल पाता है, तभी ये एंटी मार्कोनिकोव रूल यहाँ पे नहीं लगता है. आपसे कोई पूछेगा नहीं, आपसे कोई बिल्कुल नहीं पूछेगा बताओ भाई इसका रीजन क्या है, लेकिन इसको अपने नोट्स में कहीं जगह लिख लो, जब रिवाइज करोगे तो पढ़ना होगा तो तुम लोग इसको पढ़ सकते हो. ठीक है, वाला एक बार आप रिपीट कर दो. क्या रिपीट करूं, जो लाइन बोली है मैंने? यस मैम, HI वाली. अच्छा, मतलब अच्छा लिखो, while in case of HI the bond energy is very low, so I radical generate instantly and it combine with another iodine radical and form I2. अब तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कि पेपर में डायरेक्ट बस ऐसे ही सवाल आ जाएगा, एक एल्कीन देंगे और बस उसमें डाल देंगे HBr पेरोक्साइड. नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है पेपर में. क्वेश्चन कैसे आएगा कि तुम्हें बहुत सारे रिएजेंट्स दे देंगे और तुम्हें उस एक किसी रिएजेंट में ये भी डला होगा, तो तुम्हें वहां पे आंसर मार्क करना है. अभी वो क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि अभी तो भाई तुमने ऑर्गेनिक पूरी पढ़ी ही नहीं है, तो ये सारे ऑर्गेनिक के मिक्स सवाल आते हैं, तो वहां पे ये रिएजेंट को यूज किया जाता है. हाँ, एक एंटी मार्कोनिकोव रूल से एक क्वेश्चन आया था 2024 में, वो मैं आप लोगों को करवा देती हूँ. क्या है इस क्वेश्चन में पढ़ना, 3-methyl hex 2-ene on reaction with in presence of HBr peroxide forms an addition product A. आपको ये बताना है नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, ये बताना आपको. बना सकते हो, बनाना एक बार ट्राई करना. चार, बाकी बच्चे चार. थ्री मिथाइल 2-hex-2-ene होगा क्या, ये होगा. किसी और का भी आ रहा है क्या, चार? यस मैम. 3-methyl hex-2-ene. ठीक है, तो ये तुमने बना लेना पहले. तो ये तो सिंपल सा है आयुपेक नेमिंग, ये तुम आराम से बना सकते हो. ठीक है, वैलेंसी पूरी कर दो इसकी, फिर कहोगे कि मैम लगाना भूल गए क्या. ठीक है, अब क्या बोला आपको, HBr पेरोक्साइड. तो HBr पेरोक्साइड में आपको नेगेटिव पार्ट वहां लगाना होता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं अराउंड एल्कीन. तो यहाँ पे एक भी H नहीं है, यहाँ पे एक H है, तो यहीं पे लगेगा. बताओ, CH3 CH Br सिंगल बॉन्ड CH3 H CH2 CH2 CH3. ठीक है,
अब बस यहाँ पे तुम्हें स्टीरियोआइसोमर बताना है, वो तुमने बखूबी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे चेक कर लो हाउ मेनी कायरल कार्बन, एक ये है एक ये है, सिमेट्रिकल वैसे नहीं है, तो बस n की वैल्यू 2 है, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यस मैम। चलो हो जाएगा, तो ये वाला क्वेश्चन करो। अब क्वेश्चन ही करवाना है मैंने तुम्हें, ये वाला क्वेश्चन करके देखो। आपको क्या करना है, 1, इसको 2 नाम दे देती हूँ, इसको 3, ये 4 और ये 5। आपको क्या करना है, इनके रेट को कंपेयर करना है टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। स्टार्ट करिए करना। पांच बच्चों ने कर लिया, सुमित, प्रिंस, सिमरन, आर्यन, आदर्श। वेरी गुड। तो पहले में तुमने क्या किया है, ए बी सी अगर मैं कर दूं तो सबसे ज्यादा ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, क्योंकि ये वाला स्टेबल बनेगा। और ध्यान रखना, आपको बोन उसी साइड ब्रेक कराना है जहाँ पे आपको स्टेबल कार्बोकेटायन जहाँ पे आपको मिल रहा होगा। ठीक है। सेकंड वाले में क्या किया आपने, फर्स्ट वाला है सेकंड वाला, फर्स्ट वाला, बिकॉज ये वाला क्या बनने वाला है, स्टेबल बनने वाला है। यहाँ पे चेक करो, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, मैम सेकंड। सेकंड वाला, बिकॉज यहाँ पे बैक बॉन्डिंग या रेजोनेंस तुम बोल सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट वाला है सेकंड वाला, फर्स्ट वाला। अगर तुम ये सोच रहे हो, मान लो कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि मैम क्लोरीन के लोन पेयर इसको मीसोमेरिक से स्टेबलाइज कर देंगे, तो ये मत करना, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था हेलोजन का कौन सा इफेक्ट कंसीडर करोगे, माइनस आई इफेक्ट। तो जब भी वो रेट कंपैरिजन के लिए बोले कोई भी रिएक्शन में, आगे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हेलोजेंस का आपको माइनस आई इफेक्ट कंसीडर करना है। हाँ, सिर्फ इसमें ये ध्यान रखना, उनका कब आप यूज करोगे प्लस एम इफेक्ट, जब वो ये बोलेगा एग्जामिनर कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करता है, तो आप बोलोगे कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है। अभी लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए ए जो होगा वो ज्यादा, उसका रेट ज्यादा होगा। लास्ट वाले में ए या बी, ए वाला। बी वाले में वैसे तो दोनों में ही कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है, बट हमें क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए बोला है, तो sp पोजीशन, sp कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल स्टेबल नहीं होता है। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। वेरी गुड। यहाँ पे 10 बच्चों ने हाथ खड़े किए हुए हैं। मनीषा आप बताओ। मनीषा।
दूसरी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मतलब सेकंड तुमने पहले बोला है, तो यहाँ बिल्कुल ठीक है। मेसोमेरिक से रेजोनेंस से जो होगा ये स्टेबलाइज होगा, ठीक है। और ये वाला हाइपर कंजुगेशन से, इंडक्टिव से, दोनों से हो सकता है। और ये वाला तो -I से डिस्टेबलाइज ही करेगा कार्बोकेटाइन को, और इस पे तो कुछ है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा सेकंड, फिर 4, फिर 1 और थर्ड। बिल्कुल ठीक है। दिस इज योर जेई का प्रीवियस ईयर 2022 का सवाल। अब आगे आओ 2025 का सेम यही देखो, एकदम ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चन उसने नहीं पूछा, सिमिलर सा ही कुछ पूछा है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन की लैंग्वेज को। देखो वेरी गुड। सक्षम आप बताओ। मैम सेकंड। सेकंड यानी कि क्यू। यहाँ पे भी यही किया होगा तुम लोगों ने कि जो क्यू वाला है, क्यू वाले में तुम्हें बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करना है कि स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ बन रहा है। तो यहाँ पे जो बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। यहाँ पे करोगे तो तुम हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव, यहाँ पे करोगे हाइपर कंजुगेशन इफेक्टिव, बट एस जो होगा वो आर से ज्यादा होगा। तुम हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर देख सकते हो। और पी में तो रेजोनेंस तो हो नहीं रही है ना, प्लस एम से तो वो दे नहीं रहा, और मैंने कहा था जो देगा नहीं वो लेगा, फिर ये -I से खींचेगा। तो पी वाला तो सबसे पीछे आ जाएगा। अगर तुम्हें ऑर्डर भी लगाना हो तो पी वाला सबसे पीछे आ जाएगा, क्यू वाला सबसे आगे, बीच में आ जाएंगे एस और आर, ठीक है। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। चलो ये वाला करिए बेटा, जेई 2020। मुझे ना जेई 2020 के क्वेश्चन ज्यादा बढ़िया लगे हैं इस चैप्टर के। करो इसको, ट्राई करो, ये मत सोचना ज्यादा से ज्यादा गलत ही होगा और कुछ नहीं। किसका माइक ऑन है? बताओ अब्दुल्ला, आप बताओ। मैम बी ऑप्शन। कौन सा? सेकंड? यस मैम। सेकंड, यस मैम। ओके। सुमित? मैम फोर्थ। फोर्थ। प्रिंस राठौर? फोर्थ। फोर्थ, ओके। और कौन है? संदीप? फोर्थ। धनंजय? मैम फोर्थ। फोर्थ क्यों होगा ये बताओ। मैम NO2 है ना, तो मैम ये इलेक्ट्रो विड्रॉइंग है, तो उधर वेरी गुड। अपनी तरफ अट्रैक्ट लेगा, तो मैम इधर आ जाएगा PR। तुम यहाँ पे नहीं लगा सकते हो क्योंकि ये तो डिस्टेबलाइज करेगा उसको बहुत गंदी तरीके से, तो आपको दूसरी तरफ ही बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो नेगेटिव आएगा वो स्टेबलाइज होगा। तो यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटाइन, और इस वाले केस में यहाँ बनेगा, तो ये वाला आपका स्टेबल बनेगा। अगर ये स्टेबल बनेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, सही होगा, ठीक है।
चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए, इसी पे ही बेस्ड है जो 2025 में आया था, इसमें ट्राई करो। क्या लग रहा है? कौन सा ऑप्शन लग रहा है? साजिया, अंजलि, मनीषा, सुनिधि, श्रुति। बोलो बोलो, मुंह से बोलो कोई। मैम ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। अगर तुम कृतिका फर्स्ट क्यों आएगा? मैम आर्यन ने बोला The इसलिए bond फर्स्ट आएगा। हाँ बोलो बोलो बोलो। आर्यन तो बैठा नहीं होगा जेई मेंस के पेपर में तुम्हारे बाजू वाले बेंच पे, है कृतिका? मैम बॉन्ड ब्रेक। एक तो तुम लोगों की आवाज नहीं आती, जब मेरे को कुछ पूछना होता है तुम्हारी तो बिल्कुल ही नहीं आती मेरे को कभी आवाज। यहाँ पे जब आप बोन ब्रेक करा रहे हो तो ये वाला कार्बोकेटाइन बन रहा है, यहाँ पे ये वाला बन रहा है, तो एक बार होता तो तुम उसको कैसे स्टेबलाइज करवा रहे हो? ऐसे करके स्टेबलाइज करवाया क्या जिसने भी ये सोचा है? ऐसे यस मैम। गलती कर दी, सेम गलती करी है। देखो इधर आओ, जो पिछले बैचेस में भी की कल बच्चों ने। एक बात बताओ, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये कार्बन के पास यहाँ पे भेजेगा या अभी अपने पास खींचेगा? अपने पास खींचेगा। और अगर ये अपने पास खींचेगा तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल। और ये पूरा ग्रुप क्या लगा रहा है? माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होगा आर्यन, यहाँ पे स्टेबल होगा। इससे दूर लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन ही दो है आपके पास। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा विच इज मोर स्टेबल। अब बात आती है इसकी, क्या करें? अब ये देखो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस में भी जा रहा है, तो अब इससे होगा क्या? ध्यान से देखो, यहाँ पे तो बना दिया तुम लोगों ने कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट में क्या हो रहा है? मैम यहाँ पे इंटॉक्टिव सेकेंडरी बन रहा है। हाँ जी, मैम इंटॉक्टिव इफेक्ट पड़ेगा मैम ऑक्सीजन का। नहीं, यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है ना वो यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे वो बिजी हैं, रेजोनेंस में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है और यहाँ पे जो प्राइमरी बनेगा, सेकेंडरी वाला जो होगा इसमें ज्यादा स्टेबल होगा प्राइमरी वाले से, क्योंकि अपना इफेक्ट क्या है, मीजोमेरिक ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। तो यहाँ पे वो माइनस आई इतना बेटर नहीं लगा रहा क्योंकि वो देने में विश्वास कर रहा है, वो रेजोनेंस में जा रहा है। दैट इज वाई यहाँ पे ये सेकेंडरी वाला कार्बोकेटाइन बनेगा एज कंपेयर टू प्राइमरी वाला। यानी कि जो ये वाला तुम्हारा बनेगा वो मोर स्टेबल बनेगा कार्बोकेटाइन, और इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट होगा वो तुम्हारा क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वो तुम लोगों का क्या होगा? करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द करेक्ट। मैम रीअरेंजमेंट में ये एक स्टेप आगे नहीं जा सकता? और कहाँ पे रीअरेंजमेंट है बेटा? ये पूरा ग्रुप कौन सा, ये वाला? मैम ये राइट वाला। हाँ मतलब हाँ, ये नहीं जाएगा, लेफ्ट नहीं में नहीं जाएगा, आ सकता। नहीं आ सकता, क्योंकि पहली बात है बेटा, जो ये ग्रुप लगा हुआ है ना, ये COO ग्रुप लगा हुआ है। ध्यान से देखो तो दिस इज एस्टर लिंकेज, दिस इज एस्टर लिंकेज। कोई ये
OR वाला ग्रुप नहीं है, पहली चीज, ठीक है। तो वो एस्टर ग्रुप है, ये अपना -I लगाता है ये ग्रुप, ठीक है। अब क्योंकि इसके साथ इस तरीके से इसका ओरिएंटेशन है, मतलब इस तरीके से रीअरेंजमेंट किया हुआ है इस मॉलिक्यूल में, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी बतानी है कार्बोकेटाइन की, तो पहली बात तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी बिकॉज ये क्या बोलते हैं इसको, एल्कोक्सी ग्रुप नहीं है, एस्टर वाला ग्रुप है, तो यहाँ पे आप रीअरेंजमेंट नहीं करवाओगे, ठीक है। और नहीं कराओगे तो फिर यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा दैट विल बी मोर स्टेबल, क्योंकि ये अपना, ध्यान से सुन लो, बिल्कुल -I इफेक्ट मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं लगा रहा, बट यहाँ पे रेजोनेंस में भी जा रहा है, रेजोनेंस वाला फैक्टर जो है यहाँ पे डोमिनेटिंग होगा, तो इतना -I इफेक्ट नहीं लगा रहा, बिकॉज ये इसके साथ रेजोनेंस में जा रहा है। दैट इज वाई जो ये प्लस है, प्लस वाला जो कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो यहाँ पे बन रहा है, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू प्राइमरी। इसीलिए ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो फोर्थ वाला तुम्हारा स्टेबल बनेगा, ना कि दूसरे वाला, थर्ड वाला नहीं बनेगा, फोर्थ वाला बनेगा। ये बात ध्यान रखना और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, क्योंकि बहुत बच्चों ने इस आंसर को चैलेंज भी किया था। जब NTA ने फोर्थ आंसर इसका दिया था, मोस्टली बच्चे ये वाला मार्क करके आए थे, लेकिन NTA ने वो डिस्कार्ड कर दिया था और उसने फोर्थ को ही क्या किया था, सही माना, ठीक है। तो ये वाला आंसर नहीं होगा, फोर्थ वाला इसका आंसर होगा। लिखना है इसको, लिख लो नोटबुक में, ठीक है। चलिए आइए। और हाँ, एक चीज और भी तुम एक तरीके से और भी बोल सकते हो, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, समझ रहे हो मेरी बात। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो जो यहाँ पे मैंने लगाया था ना, पॉजिटिव चार्ज लगाया था, वो क्या है, स्ट्रॉन्गली यहाँ पे -I लग रहा है, बट यहाँ से आप दूर जा रहे हो तो थोड़ा -I कम हो रहा है, बिकॉज हर कार्बन के बाद क्या होता है, डिस्टेंस के बाद कम होता है। सेम तुम यहाँ पे भी बोल सकते हो कि अगर मान लो यहाँ लगा होता ना कार्बोकेटाइन, तो वो ज्यादा -I से डिस्टेबलाइज कर रहा होता। अब एक कार्बन छोड़ के लगा हुआ है, तो इतना ज्यादा इफेक्ट उसका यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से भी तुम एक्सप्लेनेशन इसकी दे सकते हो। तो इसका फाइनल आंसर आएगा फोर्थ वन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। मैम हाँ बेटा बोलो। मैम इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो मैम सी वाले में क्यों नहीं हुआ? सी वाले में मतलब कौन से सी वाले में? मैम जो थर्ड ऑप्शन है मैम, उसमें तो और ज्यादा डिस्टेंस है ना, तो मैम इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ नहीं, बट द कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल ना, प्राइमरी कैसे बना दोगे कार्बोकेटाइन? ओके मैम, बिकॉज आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से कर रहे हो ना ये क्वेश्चन, तो आप प्राइमरी कैसे बना दोगे, वो तो बिल्कुल स्टेबल ही नहीं होगा। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। राहुल क्या होगा? मैम नहीं हुआ अभी। अप्रोच कैसे किया क्वेश्चन को? मैम नहीं किया अभी। क्यों नहीं किया? जब तुम मेरे को बाकी आंसर बता रहे हो तो इसमें क्या, अभी तक मैं करवा क्या रही थी ये
ये सब एक जैसे क्वेश्चन, अब इसमें क्या दिक्कत आ गई? सबसे पहले तो पाई बॉन्ड ही ब्रेक करवाना पड़ेगा। कौन सा आंसर आया भाई बाकी सबका बताओ? मैम बी ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। सेकंड क्यों आया है? ड्रॉ करके देखा कि नहीं देखा? लग नहीं रहा मेरे को। ये कैसे बन जाएगा? दिया है। एकदम डी होगा। फोर्थ ऑप्शन होगा। यहाँ पे 1,2 मिथाइल शिफ्ट कराओगे तो आपको रीअरेंजमेंट के बाद कैसे मिलेगा? इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे CH3 आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर ये वाला आपका जो है वो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। CH2 CH3 को कैसे तोड़ोगे? ठीक है, तो बनाना पड़ेगा, देख के नहीं आप कभी कर सकते, इतना आसान थोड़ी ना देगा सवाल। उसके बाद है रिंग एक्सपेंशन की। वैसे मैंने तुम्हें सवाल करवाए हैं, बट मैंने कहा था तुम्हें मैं एक बार लिखवा दूंगी कि रिंग एक्सपेंशन जनरली कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, तुम्हें मैं बता देती हूँ। लिखना एक बार, लिखो। जनरली ring expansion takes place when carbocation is directly attached with 4-5 member ring. चलिए, ऐसे कौन कौन से हैं देखो जो जनरली पेपर में देखने को मिलते हैं। वैसे तो देखो वो दे सकते हैं कुछ भी, बट जो बहुत ज्यादा पेपर में आप लोगों से पूछे जाते हैं, एक तो ऐसे करके कोई दे रखी होती है जहाँ पे एक्सपेंशन कर रहे होते हो, तो ये मैंने तुम्हें करवाए भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन, याद हो तो। या फिर ऐसा करके कुछ बन रहा होता है तुम लोगों का, याद करो। ऐसा कुछ बन सकता है, मान लो यहाँ पे ये दे दिया ऐसे, देख रहे हो, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, बिकॉज 5 से ज्यादा 6 वाली ज्यादा स्टेबल होती है। तो अगर 5 वाली एक्सपैंड होके 6 बन गए तो बिल्कुल बनेगी। 4 मेंबर में आपको पता ही है स्ट्रेन होता है, तो वो भी एक्सपेंड हो सकती है 5 में। याद है, बनाए थे ये वाले हमने। तो यहाँ पे एक्सपेंशन क्या है, हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे तुम पूछ सकते हो कि पूछो कि मैम थर्ड मेंबर रिंग में क्यों नहीं करवा रहे हो? पूछो पूछो, कोई मुझे बताएगा थर्ड मेंबर रिंग में क्यों नहीं होगी? अगर मान लो मैं यहाँ पे ये वाला ले लेती हूँ, हाँ थर्ड मेंबर में स्ट्रेन होगा, तो मैं वही तो पूछ रही हूँ, क्यों नहीं करवाएगा वो? डांसिंग रेजोनेंस। किसने बताया? संदीप ने, बिल्कुल। ये बहुत स्टेबल है ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, बताया था। अब मुझे मत बोला, मैं दोबारा बता दूं, डांसिंग रेजोनेंस की वजह से बहुत ज्यादा स्टेबल है। इसको रीअरेंजमेंट करा के तुम अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हो, तो इसीलिए इसमें रीअरेंजमेंट मतलब रिंग एक्सपेंशन मत कराना। ठीक है, जनरली तुम्हें यही वाले कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं हमेशा। तुमने E1 में भी देखा होगा। ठीक है, मैंने ऐसे तुम्हें क्वेश्चंस करवाए थे। और अब मतलब जहां जहां पे बेसिकली कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से जाओगे और वो अगर रिंग एक्सपैंड करने के लिए बोलेगा तो कुछ इसी तरीके से तुम्हें कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करिए, 2023 में आया था ये वाला। ये बिल्कुल यू का यू जो मैं टॉपिक बता रही हूँ ना, ये तुम्हारे वहीं पे ही है, हाइड्रोकार्बन में ही है ये। कभी तुम पढ़ोगे अपने आप से, अभी टेस्ट आने वाला है ना हाइड्रोकार्बन का, तो जिसने हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन अच्छे से कर लिया वो उस टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेगा, बिकॉज बहुत सारी चीजें वहां पे भी हैं जो मैंने यहाँ पे पढ़ाई है। करो भाई करो, इसको सॉल्व करो, मेजर प्रोडक्ट बताना है आपने।
पलक आप बताओ। ए ऑप्शन कैसे बनाया ए वाला? पहले तो बॉन्ड ब्रेक करवा के कार्बोकेटाइन बनाया होगा तुम लोगों ने, ये वाला। हाँ कि ना, यहाँ तक पहुंचे सारे? ठीक है। उसके बाद रीअरेंजमेंट करवानी पड़ेगी। मैंने कहा था जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उस पे 1 दे दो, उसके साथ वाले सॉरी उसके जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाले कार्बन पे 1 दे दो, और उसके नेक्स्ट वाले पे 2 दे दो, यही बोला था मैंने। उसके बाद 1-2 का बॉन्ड ब्रेक करवाओ और 2 और पॉजिटिव चार्ज का बॉन्ड बनाओ। कैसे बनेगा? ऐसे देखना एक बार, ऐसे 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 देखना एक बार। हाँ या ना? इसकी थोड़ी सी सूरत खराब है, इसकी सूरत बदल लो। तो अपनी तरफ से कहीं पे भी नंबरिंग कर दो प्लीज। जो यहाँ पे नंबरिंग करूंगी वो ग्रीन वाले से कंपेयर मत करना। 1 2 3 4 5। तो इसको मैं 5 मेंबर रिंग की तरह बना देती हूँ। अब देखो 1 के साथ क्या है लगा हुआ, ध्यान से देखो 2, और 1 के साथ 5। तो इस तरीके से आपने नंबरिंग करेगी। 1 पे क्या लगे हुए हैं? 2 मिथाइल लगे हुए हैं। ठीक है, पहली बात है 6 मेंबर रिंग तो यहाँ बन ही नहीं रही, तो जिसने भी 6 बनाई है वो गलत है। और 2 पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब 2 पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे चेक करो क्या और स्टेबल बन सकता है क्या कार्बोकेटाइन? बताओ किसी ने बनाया और स्टेबल? मैम CH3 से को चेंज हाँ, कर लेंगे। CH3 जा सकता है। 1-2 मिथाइल शिफ्ट दोबारा करा दो, तो बेसिकली ये कार्बोकेटाइन अब यहाँ बन जाएगा इस वाले जगह पे। ठीक है, और Br का अटैक करा दो तो ये वाला फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है क्या? ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, याद करो। बस उसमें क्या था, हम लिविंग ग्रुप को बाहर Yes, भगा ma'am. रहे थे क्योंकि हम E1 SN1 पढ़ रहे थे। यहाँ पे बस आप एल्कीन में करा रहे हो, बाकी सब काम सेम है, सबका सब काम सेम है। ठीक है, और कुछ नहीं करना तुम्हें, बस ये पता होना चाहिए रिएक्शन प्रोसीड किस तरीके से करेगी, तो तुम बना लोगे। और जब भी तुम ऑर्गेनिक में फंस जाओ कहीं पे, तो जब भी मतलब तुम्हें ऐसे लगे कि ये तो हम पढ़ के आए थे बट कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसी टाइम ऑप्शन को नजर मारो। ऑप्शन से तुम्हें बहुत अच्छा खासा हिंट मिलेगा। और जितना मेरे को देखते देखते हो गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो 85% केसेस में तुम ऑप्शन से एलिमिनेट कर लोगे ऑर्गेनिक के सवालों को, अगर तुम पढ़ के गए हो ऑर्गेनिक को, क्योंकि बहुत अच्छा हिंट मिलता है ऑर्गेनिक में ऑप्शन से। चलिए, ओके, इसका मैंने ऑप्शन नहीं दिया, इसके आप बनाओगे, मेजर प्रोडक्ट खुद बनाओगे, ऑप्शन मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। अब आप बनाओ और फिर चेक करेंगे कि तुमने ठीक बनाया गलत बनाया। और जिसका होता जाए ना, एक बार अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी की बुक है तो प्लीज एक बार वो ओपन कर लेना ये क्वेश्चन करने के बाद। मुझे कुछ उसमें चीजें तुम्हें बतानी है ताकि वो आप नेक्स्ट टाइम घर से पढ़ के आओ। ये क्वेश्चन कर लो पहले। बन गया? निकाल लो एक बार अपनी एनसीईआरटी की, बनाओ, बाकी बच्चे भी बनाओ। सक्षम का बना है, आदर्श का बना है, आर्यन का बना है, और बनाओ। संदीप का बन गया, वेरी गुड। सिमरन का बन गया।
सिमरन क्या करवाया, रिंग एक्सपेंड करवाई है क्या नहीं हुई है बताओ। मैम रिंग एक्सपेंड करवाई है मैम। तो कौन सी मेंबर रिंग बनी है? मैम 6 मेंबर रिंग बनी है। 6 मेंबर बनी है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाया होगा आप लोगों ने, ठीक है। फिर इसके बाद तुम्हें क्या करना है, ये वाला वही केस है ना जहाँ मैंने कहा था रिंग एक्सपेंड हो सकती है, तो यहाँ पे आप 1 दे दो और इसको आप क्या दे दो, 2 दे दो। तो 1 2 का बॉन्ड ब्रेक करवाओ, इसको जोड़ दो, तो क्या बनेगा देखना एक बार, ऐसे ऐसे। कितने मेंबर रिंग बनी है ये, इसको थोड़ी शक्ल इसकी खराब है, सही करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 और ये 6। देखना इसको ऐसे बनाऊं, और ये वाला नंबरिंग चेंज मत करना, 4 और 5, 4 के साथ 3, 3 के साथ 2, 2 के साथ 1 और 1 के साथ 6 जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलो, और 1 पे क्या लगे हुए हैं, 2 मिथाइल लगे हुए हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो बस क्या कराना है तुम्हें, 1 2 मिथाइल शिफ्ट करा दो, ये कार्बोकेटाइन यहाँ बन जाएगा, बोलो। और यहाँ पे क्या लगा देना फिर तुम, Cl लगा दो, ठीक है क्या। ठीक है, चलिए, ये मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि तुम्हें दिखे कि किस तरीके से बॉन्ड बन रहा है। उसके बाद मेरा बेटा, जो मैं तुम्हें घर से पढ़ने के लिए बोल रही थी, तुम अपना एनसीईआरटी खोलो एक बार, तुम्हारे स्कूल के पेपर में भी आ रहा है ना ये चैप्टर, तो अब ध्यान से सुनो तुम्हें क्या क्या पढ़ना है उसके लिए। एक तो तुम्हारे जो पहले के स्टार्टिंग के 2 पेज होंगे ना, उसमें ये बता रखी होंगी बेसिक चीजें कि एलाइलिक हैलाइड कौन सा होता है, बेंजाइलिक हैलाइड कौन सा होता है ना, जेमिनल क्या होता है, विसिनल क्या होता है, ऐसा कुछ वहां पे दिए होंगे तुम्हें एनसीईआरटी में। तो एक तो वो चीजें तुम्हें पढ़नी है। उसके बाद यहाँ पे आयुर्वेदिक नेमिंग का एक यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है एनसीईआरटी में, और कुछ भी नहीं दिया हुआ। वो इसलिए नहीं दिया हुआ क्योंकि आयुर्वेदिक नेमिंग के क्वेश्चन जो हैं बहुत कम आते हैं जेई के एग्जाम्स में, ठीक है। और यहाँ पे स्पेशली हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाले चैप्टर से तो चांसेस बहुत कम है कि आपका डायरेक्ट कोई यहाँ से पूछ ले, ठीक है। लेकिन स्टिल आप लोगों को यहाँ पे कॉमन नेम की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं फिर वो तुम्हारे चाहे बोर्ड का एग्जाम हो जो भी तुम देने भी वाले हो मार्च में, या फिर अगर किसी के स्कूल का एग्जाम चल रहा है, ठीक है। और इवन जेई में भी अगर कोई उनको थोड़ा सा क्वेश्चन वैसे बनाना होता है जिसमें बहुत ज्यादा रिएक्शंस दे रखी होती हैं, तो वो जनरली कॉमन नेम को यूज करता है। आयुर्वेदिक नेम को सबको पता है, बच्चे इतना तो बना लेंगे, ठीक है। तो तुम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब क्या है, गेटिंग माय पॉइंट। तुम लोगों को नियोपेंटाइल का मतलब पता होना चाहिए, तुम लोगों को टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है, विनाइल का मतलब क्या होता है, एलाइल का मतलब क्या होता है। ये मैंने तुम्हें बताया भी था पहली क्लास में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तुम्हें ये नहीं लिख के देगा भाई साहब 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन की रिएक्शन इससे, वो तुम्हें ये बोलेगा कि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन इससे हुई। तो तुम्हें लोगों को पता होना चाहिए सबको कि क्या होता है। टोल्विन क्या होता है पता होना चाहिए तुम्हें, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा होता है, दैट इज योर टोल्विन। इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन है तो नाम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरो टोल्विन, और आयुर्वेदिक नेम इसका 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बेंजाइल का पता होना चाहिए, मतलब अभी तुम गर्व ने मेरे से पूछा था ये सवाल, तो बेंजाइल ये सब चीजें बहुत कॉमन है, ये तो हर एक बच्चे को आनी चाहिए, बेंजाइल क्या है बेंजाइल क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफोम, ब्रोमोफोम, ये तो बहुत सिंपल है, ये आपसे वैसे पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ एक बार पढ़ लो, ठीक है। मॉड्यूल में गिवन होगा, एक बार प्लीज चेक कर लेना, मैंने जान करके एनसीईआरटी का बताया क्योंकि यहीं से पेपर में कॉमन नेम उठा के पूछते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 6.2 तुम्हारी एनसीईआरटी का है, अगर किसी ने पढ़ा हो तो ये एनसीईआरटी का है, ठीक है। नहीं, उसको सारों को मत पढ़ना, प्लीज मत पढ़ना, उसमें कई चीजें ऐसे भी दे रखी होंगी जो रेलेवेंट नहीं होंगी, ठीक है। जो मैं बता रही हूँ वो कर लो प्लीज, ठीक है। और धीरे धीरे हर चैप्टर में जो कॉमन नेम आएंगे वो मैं आप लोगों को बताती हुई चलूंगी, जैसे मैंने अभी बता दिया ना सेकेंडरी ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, ऐसे अल्कोहल फिनोल में और भी आएंगे, क्योंकि अगर कॉमन नेम पे सवाल आया तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है।
अगर ये तुम ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन है। ये क्वेश्चन पे एक बार जेईई में सवाल आया था, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, तुम्हारे बोर्ड्स में भी आएगा। यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है, उनको डालना होता है क्वेश्चन, तो जनरली वो यहीं से ही डाल देते हैं, ठीक है। सो अब देखो इनको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। मैं एक फर्स्ट वाला बना के दिखाती हूँ तुम लोगों को। तुम ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर की सूरत बदलो। यहाँ पे जो ये कार्बन है इसके साथ क्या लगा हुआ है, H और CH3 लगा हुआ है, दिख रहा है सबको। फिर इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और इस कार्बन के साथ एक H है। फिर ये वाले कार्बन के साथ एक Br लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है और एक क्या लगा हुआ है, CH3। ऐसे करके सबकी शक्लें सुधार लो। उसके बाद तुम्हें क्या करना होता है, नेमिंग करनी होती है, और ये बहुत सिंपल नेमिंग है। एक तुम्हारे पास यहाँ पे हेलोजन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और आपको पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देते हो आप हेलोजन से, बिकॉज हेलोजन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करता, जबकि सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है। और डबल बॉन्ड जनरली फंक्शनल ग्रुप वाली कैटेगरी में ही आता है जब तुम कोई बुक्स पढ़ते हो तो डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी आप देते हो। तो अगर देते हो तो नंबरिंग कहाँ से चालू करूंगी, यहाँ से करूंगी, इससे क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से कर रही हूँ तो यहाँ पे 3 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, जबकि अगर मैं दूसरी साइड से कर रही हूँ तो वहां पे मेरे पास डबल बॉन्ड को क्या मिल रहा है, 2 नंबर मिल रहा है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, करेक्ट क्या हो जाएगी, नंबरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नामकरण कर दो 4 ब्रोमो पेंटोटीन, इज सिंपल एज दैट। इसको कैसे लिख सकते हो, देखो क्या हुआ बेटा, कुछ ठीक है। यहाँ पे जो ये कार्बन है इस पे 2 H लगे हुए हैं, लगा लो। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, इस वाले कार्बन पे CH3 है, फिर इस वाले कार्बन पे क्या है, एक H है, एक Br है और एक क्या है, CH3। कहां से करूं नंबरिंग, यहीं से कर दूं। तो बोलो क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 ठीक है। इस तरीके से तुम लोग बना सकते हो। इसकी नंबरिंग ऐसे करनी पड़ेगी, हो जाएगा ये, बताओ। यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से नंबरिंग कर रहे हो तो का इसको डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिलेगा, यहाँ से कर रहे हो 2 मिलेगा, तो दोनों तरफ से डबल बॉन्ड को सेकंड नंबर मिल रहा है। तो कहाँ से बेटर रहेगा करने का, जहां से सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है, यानी कि यहाँ से 1 2 3 4। तो इस तरीके से तुम्हें क्या करनी है, नंबरिंग करके उसका आंसर करना है। एक ये तुम्हारा काम है, ठीक है। तुम्हारे रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे आंसर भी डाल दिया, वैसे एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। उसके अलावा मेरा बेटा तुम्हें एक ये पढ़ना है, ये टेबल 6.2 तुम्हारे एनसीईआरटी में है। बेसिकली इन्होंने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इसमें क्या पूछा है, मतलब क्या बताया है आपको, कुछ कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड दिए हुए हैं, वहां पे बॉन्ड लेंथ के बारे में बताया है। तुम्हें साफ दिख रहा है नीचे जाते वक्त बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ रहा है, और अगर बढ़ रहा है तो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। ये तो सब पता लगा सकते हो। देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट विल बी डायपोल मूवमेंट। ध्यान से देखो, अगर तुम लोगों ने मेरे से डायपोल मूवमेंट पढ़ा है एक्स्ट्रा क्लास में, तो तुम्हें याद है मैंने क्या बताया था, डायपोल मूवमेंट जो होता है CH3Cl का ज्यादा होता है CH3F से, याद करो। यहाँ पे आप बॉन्ड डिस्टेंस के बेसिस पे कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि म्यू होता है Q/D, तो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा, अगर याद है तो। बाकी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे कंपेयर किया था। तो यहाँ पे बच्चे बहुत फंस सकते हैं कि यहाँ पे ये डेटा देखो CH3Cl का सबसे ज्यादा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर फ्लोरीन वाले का ज्यादा है, फिर Br, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, आयोडीन। तो ये टेबल को आपको पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप लोगों को दिया होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया होगा आप लोगों को, आप देख सकते हो। सबने पढ़ा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है भाई साहब, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, मॉलिक्यूलर वेट पे, सरफेस एरिया पे, इस पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं, जो आप लोग हेलो एल्केन नाम का चैप्टर पढ़ रहे हो, जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो सोलुबल होते हैं पानी में या नहीं होते? नहीं, वैल्यू याद नहीं करनी भाई, वैल्यू कब, मेरे को ही नहीं याद, तुम क्या करोगे, कॉन्सेप्ट। हाँ, तो अगर मैं तुम्हें बोलूं हाइड्रोकार्बन और हेलो एल्केन को अगर कंपेयर करोगे विच इज मोर सोलुबल इन वाटर, तो नो डाउट हेलो एल्केन ज्यादा सोलुबल होंगे एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलैरिटी।
ठीक है, लेकिन इतने ज्यादा सोलुबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि जब तुम हेलो एल्केन्स को पानी में डालोगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स में ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस है। अगर तुम इसको डालोगे तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन सेटअप होंगी वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी। तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्या करने के लिए? वाटर के मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन को ओवरकम करने के लिए। दैट इज वाई हेलो एल्केन्स इतने ज्यादा पानी में सोलुबल नहीं होते हैं, यही बता रखा है। ठीक है, और यहाँ पे ये तुम्हें पढ़ना है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे। पहले मॉलिक्यूलर वेट चेक करो, उसके बाद सेकंड जो आता है रोल वो आता है सरफेस एरिया, जिसका जितना सरफेस एरिया बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा। कर लोगे, ये तुम्हारा होमवर्क है और नेक्स्ट क्लास में मैं डाउट लूंगी इससे। उसके अलावा यहाँ पे तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, बताया था ये मैंने तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में, याद करो। बड़ा क्यों नहीं हो रहा ये? याद है मैंने बताया था डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर क्या था तुम लोगों का, याद करो। ऑर्थो वाले का ज्यादा था, फिर मेटा वाले का था और फिर पैरा वाले का था। याद करो डायपोल मूवमेंट। ये तो कैंसिल आउट कर देता है, एंगल पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा एंगल उतना कम डायपोल मूवमेंट, और जितना डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी उसका ज्यादा होगा। तो देखो ऑर्थो वाले का ज्यादा है, फिर यहाँ पे देखो पैरा और मेटा का ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, यही रीजन है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तुमसे पेपर में नहीं पूछा जाता, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में डिफरेंस कम है। एग्जामिनर पूछता है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर तुम ध्यान रखोगे पैरा वाले का ज्यादा है। क्यों? सिमेट्रिकल है, अच्छे से लैटिस में फिट होगा, तो पैरा वाले का सबसे ज्यादा होता है, ये ध्यान रखो बस। ठीक है, तो ये तुम जब एनसीईआरटी को रीड करोगे ना तभी तुम्हें वहां पे ये मालूम पड़ेगा चीजें, तो ये चीजें तुम्हें पढ़नी है। समझ गए? यस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को क्या कराऊंगी, नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं जो हाइड्रोकार्बन में भी तुमने पढ़ी थी। वुड्स रिएक्शन पढ़ी होगी तुमने, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, ये मैं पढ़ाऊंगी। और कुछ नई नेम रिएक्शंस भी हैं, सैंडवेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। और एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आई एम होपिंग कि नेक्स्ट क्लास में वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर, बट अगर नहीं होता है तो इट्स ओके, आई विल टेक वन मोर लेक्चर ऑन दिस। ठीक है, ऑलमोस्ट तुम्हारा खत्म हो चुका है ये चैप्टर। ठीक है, तो जो मैंने काम बोला है प्लीज वो करके आना। असाइनमेंट मैं तुम्हें नहीं दे रही हूँ, मैंने ऑलरेडी